एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस पाठशाला। इस वीडियो में हम कॉमन सेंस के द्वारा क्वेश्चन के कुछ कीवर्ड्स को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ये टेक्निक 95 to 96% एक्यूरेसी के साथ काम करती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कथन फर्स्ट में कि भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है। हाँ, बात सही है। लगभग 60% के आसपास हम कोयले से ही विद्युत का उत्पादन करते हैं। कथन सेकंड कह रहा है विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध एनरिच्ड यूरेनियम का होना आवश्यक है। तो जो कम से कम 60% ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। इसको अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कथन एक सही है किंतु कथन सेकंड गलत है, क्योंकि क्या होता है यूरेनियम को इलेक्ट्रिसिटी के लिए एनरिच करने के लिए 2 से 3% ही आवश्यक होता है। 60% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एक्सट्रीम है। तो इसलिए इसको अच्छे से एलिमिनेट कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर में फर्स्ट कथन है सिजध्वनि स्तनी जो मार्supials होते हैं प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। हो सकता है मुझे उस टाइम ना आ रहा हो आपको, तो एक मिनट दूसरा सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सिजध्वनि स्तनी जो होते हैं वो केवल परभक्षी रहित की, ध्यान देना इस कीवर्ड्स पे, केवल मतलब ओनली, केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। तो इसको आप केवल परभक्षी इसको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है केवल ओनली। तो इसको अगर एलिमिनेट कर देंगे तो आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे। इसका भी आंसर सी होगा। कथन एक सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। तो अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो मशरूम से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कुछ मशरूमों में औषधीय गुण होते हैं। सिंपल सी बात है, इतने वैरायटी होती है मशरूम की, कुछ में तो होगा ही औषधीय गुण। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कुछ मशरूम में मनः प्रभावी मतलब साइको एक्टिव गुण होते हैं। कुछ में तो होंगे, सिंपल सी बात है, कोई ना कोई ऐसा मशरूम होगा ही जिसमें ये गुण पाया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ मशरूम में कीटनाशी गुण होते हैं। सिंपल सी बात है, होगा ही। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कुछ मशरूम में जैव संदीप्तशील गुण होते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक्सेप्शन तो हर जगह पाए जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होंगे ही। तो आप सिंपल सी बात है, जहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लगा हो, कुछ मतलब सम, तो उसको आप सही मान कर चलें। 99% सही होगा वो स्टेटमेंट जहाँ पे कुछ या सम लगा हो। तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो इसका जो आंसर है डी आ जाएगा। इसमें लगभग चारों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 18 नंबर क्वेश्चन में लगभग सेम ही है जैसा अभी मैंने किया है। इसमें भी कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कुछ सूक्ष्मजीव मतलब कुछ सूक्ष्मजीव जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। सिंपल सी बात है, माइक्रोब्स इतने सारे होते हैं तो कुछ तो ऐसे होंगे ही जो क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कुछ सूक्ष्मजीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। सिंपल सी बात है, एक्सेप्शन हर जगह पाए जाते हैं, तो कुछ होंगे ही। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कुछ सूक्ष्मजीव 3 से कम pH वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं। ऐसे बिल्कुल पनप सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन हर जगह है। मैंने बार बार ये वर्ड रिपीट कर रहा हूँ मैं कि जहाँ पे भी सम या कुछ अगर स्टेटमेंट में लगा हुआ है तो 99% वो स्टेटमेंट सही होगा। तो इसमें भी आंसर इसका सी आ जाएगा। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। इसमें कथन फर्स्ट में कह रहा है कि आधारिक संरचना निवेश न्यासों मतलब इनवाइट्स में जमा से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है। बस इस पर आप विशेष ध्यान दें। ये जो कीवर्ड्स है, कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है। ये कुछ अजीब तरीके से लग रहा है स्टेटमेंट, कर से छूट प्राप्त है। तो इसको अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसका भी जो आंसर है वो डी होगा कि कथन फर्स्ट गलत है किंतु कथन सेकंड सही है। इसके बाद हम देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन जो है वो तो सिंपल सा स्टेटमेंट, कॉमन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो इसमें तो स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएंगे। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है जो एक्सट्रीम टाइप का हो, आपको लगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, कॉमन स्टेटमेंट दोनों हैं सिंपल, तो इनको आप दोनों सही कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग
हाँ 32 भी ऐसा ही है, सेम है। आप लोग जानते होंगे जो जेल का प्रशासन होता है वो स्टेट के अंडर आता है, वो अनुसूचियाँ होती हैं तो स्टेट अनुसूची में आता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें यही कह रहा था कि जो जेल का अनुरक्षण वो राज्य सरकार अपने नियम बनाती हैं, सही है। सेकंड में कह रहा था कि भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में। सिंपल सी बात है, स्टेट का सब्जेक्ट है तो स्टेट के ही अंडर आएगा। तो दोनों कथन सही कर सकते हो आप आसानी से, दोनों इसके कथन सही होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार PYQ में आ चुका है, कि इसमें कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रायोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो संविधान के बारे में तो इसमें इसका आंसर जो C हो जाएगा, कि यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है और सीमाबद्ध करता है, मतलब सरकार की शक्तियों पे सीमा आरोपित करता है। तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है पिछले वर्षों में, तो इसका आंसर C होगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, तो उसी के बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। हाँ सही है, राष्ट्रपति के ही द्वारा, आर्टिकल भी दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकेंड स्टेटमेंट है अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गाँवों का समूह होता है, सही है। थर्ड स्टेटमेंट में ध्यान देंगे आप, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है, ये यहाँ पे कीवर्ड है, मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन देंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी न कभी कि मुख्यमंत्री का ये कार्य नहीं होता, ये राज्यपाल करता है। तो आप अगर इसको एलिमिनेट कर देंगे तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएंगे। तो आंसर इसका आ जाएगा केवल 2। इसके बाद 42 क्वेश्चन भी है, इसका भी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें कह रहा है कि स्तूप की संकल्पना मूलतः, इस ध्यान देंगे, मूलतः ये कीवर्ड है यहाँ पे, मूलतः बौद्ध संकल्पना। तो मूलतः ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये बौद्ध काल में ही स्तूप बने हों, इसके पहले उत्तर वैदिक काल से शायद स्टार्टिंग हो गई थी स्तूप बनने की। तो आप इसको अगर मूलतः कीवर्ड्स को आप पकड़ लेंगे तो इसको आप एलिमिनेट कर देंगे। तो अगर फर्स्ट को एलिमिनेट कर देंगे, सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। हाँ सही है, कॉमन स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। सिंपल से स्मारक तो होते हैं बौद्ध स्तूप। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो कॉमन है, तो इन दोनों स्टेटमेंट को सही मानेंगे। इसका आंसर जो है केवल 2 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। इसमें कथन फर्स्ट कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियां प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। ये ठीक है, इसको पढ़ लिया, कॉमन सा स्टेटमेंट लग रहा है। इसके बाद सेकेंड कथन पढ़ेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। ये कीवर्ड्स पे भी से ध्यान देना है कि पद को परिभाषित करता है। तो ये जो कीवर्ड्स है ये 99% पद को परिभाषित करना, संविधान ऐसा परिभाषित करता है, 99% रॉन्ग होता है। तो इसको अगर एलिमिनेट कर देंगे तो आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसका आंसर जो है C हो जाएगा। कथन एक सही है किंतु कथन सेकेंड गलत है। कहीं पे भी दिया हो क्वेश्चन में कि संविधान इसको परिभाषित करता है तो उसको अब 99% रॉन्ग ही मानेंगे, क्योंकि 99% गलत ही होता है वो ऑप्शन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन 51 देखेंगे। इसमें जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि यह राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व की योजना है। तो आप इस कीवर्ड्स पे ध्यान दें, राज्यों के स्वास्थ्य विभाग, आपने कभी न कभी न्यूज़ में पढ़ा ही होगा। और जो ये जननी सुरक्षा योजना है ये काफ़ी ओल्ड योजना है, ये केंद्र सरकार की योजना है। तो इसमें राज्य के स्वास्थ्य विभागों की सुरक्षित मातृत्व की योजना हो ही नहीं सकती। तो अगर आप इसको एलिमिनेट कर देंगे फर्स्ट स्टेटमेंट को, सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। हाँ सिंपल कॉमन स्टेटमेंट है, सही है। थर्ड स्टेटमेंट, इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना है, ये भी कॉमन स्टेटमेंट है, सही है। फोर्थ स्टेटमेंट देखेंगे हम, इसके उद्देश्यों में 1 वर्ष की आयु, ये ध्यान देंगे कीवर्ड्स, 1 वर्ष की आयु, जहाँ पे भी डाटा दे दे
ईयर दे दे, डेट दे दे, वहाँ पे आप थोड़ा उस कीवर्ड्स को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि 95 to 96% चांस होते हैं कि वो या डाटा या ईयर गलत होने के चांस रहते हैं। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है इसमें है, इसके उद्देश्यों में 1 वर्ष की आयु की बात, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, एज की बात नहीं है इसमें, आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। तो इसको अगर एलिमिनेट कर देंगे तो जो इसका आंसर है बी आ जाएगा, केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। इसके बाद हम देखेंगे 53 क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है, मतलब होता है या हो सकता है, ऐसा अगर कीवर्ड है तो सही होता है लमसम। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे कि कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। कार्बन जो फाइबर होते हैं वो पुनर्चक्रित रिसाइकिल किए जा सकते हैं। तो ये जो कीवर्ड्स है एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते हैं, ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो इसको आप एलिमिनेट अगर कर देंगे तो इसका जो आंसर है वो केवल 1 आ जाएगा, केवल 1 स्टेटमेंट सही है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, एनीमिया के बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे, इसमें स्कूल जाने से पूर्व के बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम पूरकता प्रदान की जाती है। इसमें हम कीवर्ड्स देखेंगे, कैल्शियम पूरकता प्रदान करने की बात कर रहा है। तो एनीमिया और कैल्शियम का कोई लेना देना नहीं है। एनीमिया का मतलब है कि वहाँ पे आयरन की डिफिशियंसी होती है, ना कि कैल्शियम की, तो वहाँ पे आयरन देंगे, कैल्शियम नहीं देंगे। तो इसको अगर एलिमिनेट कर देंगे फर्स्ट स्टेटमेंट को, आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम दिया हुआ है, कैल्शियम का कोई काम नहीं होता है, यहाँ पे आयरन दिया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है, कॉमन स्टेटमेंट सही हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट, इसमें बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों पर क्रमिमुक्त की जाती है, सही कॉमन स्टेटमेंट। फोर्थ पढ़ेंगे, इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और क्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक बस्तियों में एनीमिया की गैर पोषण कारकों की ओर ध्यान दिलाना शामिल है, ये भी कॉमन स्टेटमेंट है। तो इसको भी हम सही मान लेंगे, क्योंकि ऐसा इसमें कोई कीवर्ड्स नहीं है तो एक्सट्रीम टाइप का हो। तो इसका जो आंसर है सी आ जाएगा, केवल 3 सही है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये कॉमन क्वेश्चन है, इसमें तीनों जो स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो कॉमन स्टेटमेंट हैं, ऐसा इसमें कोई कीवर्ड्स यूज नहीं है जो एक्सट्रीम टाइप का हो, डाटा बता रहा हो। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट हैं तीनों सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो सभी आ जाएगा, सभी 3 सही हैं, सी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में कह रहा था। चलो पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवधुनिक चाल पर प्रधानोदित होती हैं, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती हैं। इसमें इसने क्या किया है, एक दूसरे का चेंज कर दिया, बैलिस्टिक का क्रूज में कर दिया, क्रूज का बैलिस्टिक में कर दिया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्रूज जो मिसाइल होती हैं वो बिल्कुल सीधे हिट करती हैं। मैंने यहाँ पे बना रखा है, क्रूज मिसाइल के सामने आप देखेंगे बिल्कुल सीधे हिट करती हैं। और जो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं वो पहले सीधे ऊपर जाएंगी, उसके बाद एक नीचे की ओर जब आएंगी तब वो हिट करती हैं। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में एक दूसरे के दिए हुए हैं, मतलब रॉन्ग हैं। स्टेटमेंट सेकेंड पढ़ेंगे, अग्नि 5 मध्यम दूरी की पराधुनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चालित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ये आप ध्यान देंगे कीवर्ड्स पे, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, ब्रह्मोस को बोल रहा है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मोस आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा, अभी हुआ था जो राजस्थान से ब्रह्मोस, राजस्थान में किसी प्लेस से ब्रह्मोस चल गई थी, वो पाकिस्तान में किसी प्लेस पे जाके गिरी थी। तो कम दूरी की ब्रह्मोस में 300 किलोमीटर के आसपास इसका जो मारक क्षमता है वो है। अंतर महाद्वीपीय नहीं है, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, मतलब एशिया से अफ्रीका, अफ्रीका से यूरोप, इतनी डिस्टेंस की नहीं है, वो अग्नि 5 है। तो इसमें भी स्टेटमेंट सेकंड भी गलत हो जाएगा। तो इसका भी आंसर डी आ जाएगा कि ना तो 1 सही ना तो 2।
इसको आप देख लेंगे, इसका ये इसमें तो बेसिक भी है कि कौन सी मिसाइल बैलिस्टिक होती हैं, कौन सी क्रूज होती हैं, तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा बेसिक्स में। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। इसमें पारा प्रदूषण के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है। हाँ, हो सकता है स्वर्ण का खनन। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र से पारा प्रदूषण होता है। हाँ, हो सकता है थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं उससे पारा प्रदूषण हो सकता है, कॉमन स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे हम, पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट, कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई तो कोई होगा ही यार। तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो इसका जो आंसर है केवल 2 स्टेटमेंट सही है, इसका बी आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा है, ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। आप कीवर्ड्स पे ध्यान दें, किया जा सकता है, हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट होते हैं, मतलब कीवर्ड्स जो होते हैं, ये 99% सही होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड, इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, सिंपल सी बात है, वाहन में भी इसका यूज किया जा सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है, कॉमन है, किया जा सकता है। यहाँ पे कीवर्ड्स लगा हुआ है, तो जो किया जा सकता है कीवर्ड्स है वो 99% लगभग सही होते हैं। तो इसमें जो आंसर इसका है सभी तीनों सही हो जाएंगे, आंसर सी हो जाएगा सभी 3। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 63 आप लोगों ने किया होगा। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप लोगों ने बेसिक से है कुछ। इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन की मृदा जो होती है पोषक तत्वों से भरपूर होती है, मतलब यूज किया उसने कीवर्ड से भरपूर। तो ऐसा नहीं होता है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं उसकी जो मृदा होती है वहाँ पे पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होती, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, वर्षा भी बहुत होती है। तो जो मिनरल्स होते हैं वो सब पानी के साथ बह के चले जाते हैं, तो वहाँ पे जो मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो सिंपल सी बात है सेकंड सही होगा, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे हैं कथन कारण वाले। तो इसमें आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कथन एक गलत है किंतु कथन सेकंड सही है। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। इसमें कह रहा है भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है। किसी में भी, मतलब कीवर्ड्स आप ध्यान दीजिए, किसी में भी ऐसा नहीं, कुछ तो एक्सेप्शन होते हैं, कोई ना कोई ऐसा एक एग्जाम्पल होता है जिसमें होता है। तो किसी में भी कह रहा नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट इसको हम रॉन्ग मानेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है, कोई भी, ये भी कि जो है वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कीवर्ड्स, तो इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। इसका थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है। गवर्नमेंट काफ़ी देख रहे हो प्राइवेटाइजेशन पर विशेष ध्यान दे रही है, तो इसमें भी कोई भी जो कीवर्ड्स है वो एक्सट्रीम है, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। तो इसका जो आंसर है डी आ जाएगा, इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 देखेंगे। 71 क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र मशीनरी में निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच है वो मध्यम उद्यम है। मतलब यहाँ पे देखेंगे कि जो कीवर्ड्स है 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए, किसके बारे में, मध्यम उद्यम। तो ये रॉन्ग है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कुछ कीवर्ड्स भी मैंने कहा था डाटा दे दे, परसेंटेज दे दे। तो ये इस टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं वो 99% रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं। तो इसको अगर हम एलिमिनेट कर देंगे फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड को पढ़ेंगे, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन आते हैं। हाँ, प्राइमरी लेंडिंग के अंडर आते हैं, ये तो सही है। तो इसमें जो आंसर है वो केवल 2 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। हाँ, इसको केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि यूएस डॉलर या SWIFT प्रणाली का उपयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। मैंने पहले ही कहा था कि संभव है, हो सकता है।
ये जो कीवर्ड्स होते हैं वो 99% सही होते हैं, तो स्टेटमेंट पहला सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। हाँ, सिंपल सी बात मैंने कहा, की जा सकती है, हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों सही हैं, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था। तो अगर हमें याद भी नहीं है, मान लो नहीं याद आ रहा है कि किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया, तो इसमें देख लेंगे जो कीवर्ड्स इसने यूज कर लिया, मूलतः भारतीय स्टेट बैंक। तो कोई ज़रूरी नहीं कि भारतीय स्टेट बैंक ही हो, और भी बैंक हो सकते हैं, तो चांसेस यही रहेंगे कि ये जो मूलतः भारतीय स्टेट बैंक ये कीवर्ड है वो रॉन्ग हो। तो इसको अगर हम एलिमिनेट कर दें, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, किसी एसएचजीओ में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। हाँ, कॉमन स्टेटमेंट है, सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एसएचजीओ को समर्थन देते हैं। हाँ, देते ही हैं, तो ये भी कॉमन स्टेटमेंट है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है केवल दो स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। इसके बाद 76 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कथन फर्स्ट कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है। मान लो हमें नहीं मालूम है कि 1/4 करता है कि 1/3 करता है, तो अब सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल, ध्यान देंगे कीवर्ड्स पे, पेयजल और स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करने की ज़रूरत है। मतलब कह रहा है कि भारत को केवल पीने के लिए और स्वच्छता के लिए जो विश्व का भौम जल है उसका 1/4 से अधिक, 1/4 से अधिक मतलब 25% से अधिक जल का निष्कर्षण की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है खाली हम पीने और स्वच्छता के लिए थोड़ी ना सबसे ज़्यादा पानी यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा पानी यूज करते हैं इरीगेशन में, आपने देखा पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। और वैसे भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट कह रहा है कि पानी पीने के लिए और स्वच्छता के लिए हम 25% जो है भौम जल का हम यूज कर जाते हैं, उससे ज़्यादा तो ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है वो एक्सट्रीम है, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो इसका आंसर है सी आ जाएगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट सही है किंतु सेकंड गलत है। तो आप थोड़ा कीवर्ड्स पे उसे ध्यान देंगे जो एक्सट्रीम टाइप के हों, ठीक है, तो उसको एलिमिनेट कर देंगे तो आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77। इसमें कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए। हाँ, ये सही है। इसमें आर्टिकल भी शायद 355 के आर्टिकल है शायद इसमें दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। स्टेटमेंट सेकंड देखेंगे, भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल, ध्यान देंगे विधिक काउंसिल कीवर्ड्स, उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। तो भारत का संविधान ऐसा नहीं कहता है, गवर्नमेंट ने कानून बनाए हुए हैं, बट भारत का संविधान ऐसा नहीं कहता है कि आप किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने के लिए छूट प्रदान करें। तो ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि संविधान ऐसा कुछ नहीं कहता है, ये गवर्नमेंट कानून बना सकती है कि ऐसा है, ठीक है। तो इसको आप एलिमिनेट कर दें, इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब थर्ड स्टेटमेंट पे आएंगे, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृत को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। हाँ, कॉमन स्टेटमेंट में नहीं किया सकता है, तो स्टेटमेंट सेकंड को अगर हटा देंगे तो इसका आंसर जो है केवल 2 हो जाएगा। केवल 2 स्टेटमेंट सही है, मतलब बी। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 84 भी कर सकते हैं। मैंने कहा था ना कि जहाँ पे क्वेश्चन में डाटा दिया हो, ओनली लगा हो, तो ये जो स्टेटमेंट होते हैं रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें भी मान लो आप लोग ये जो 84 नंबर का क्वेश्चन है भारत की ध्वज संहिता 2002 के बारे में, तो इसमें भी अगर आप डाटा पे जाएंगे, मेरे कीवर्ड्स पे जाएंगे कि एक्सट्रीम कीवर्ड टाइप का हो, डाटा दिया हो, तो वो लगभग 95% रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें जो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आम आप 600 मिलीमीटर
इंटू 400 मिलीमीटर है, तो ये थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है कि 600 इंटू 400 मिलीमीटर। तो इसको अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो इसका जो सिंपल सा आंसर है वो डी आ जाएगा कि कथन एक गलत है किंतु कथन सेकंड सही है। क्योंकि जो यूपीएससी क्या करता है, जो क्वेश्चन में डाटा देगा और कुछ एक्सट्रीम कीवर्ड दे देगा, तो 90, मैंने आपको पहले ही कहा कि 95 to 96% चांसेस रहेंगे वो रॉन्ग होने के स्टेटमेंट। तो आप विशेष ध्यान दें, हो सकता है 99% मतलब रॉन्ग हो, 1% एक्सेप्शन में एक आधा क्वेश्चन ऐसा रख दे तो उससे आपका कोई लॉस नहीं होगा। तो इसको भी आसानी से कर सकते हैं हम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। इसमें कह रहा है संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट कह रहा है नागरिकों के बीच सांविधिक मूल्यों को समर्थित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। हाँ सही है, 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि डेट, मैंने क्या कहा, डाटा, डेट, ये जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम सावधान हो जाएंगे। तो इसमें कीवर्ड्स कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाएगी। अब ये बताइए आप, प्रारूप जो समिति वो पहले बनेगी कि बाद में बनेगी? 26 नवंबर 1949 को तो संविधान लागू हो गया था, तब थोड़ी ना प्रारूप समिति बनेगी। प्रारूप समिति तो बनाएगी थी संविधान को बनाने के लिए, तो प्रारूप समिति जो उसके पहले बनेगी ना, बाद में थोड़ी ना बनेगी। तो सिंपल सी बात है, इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देंगे तो इसका जो आंसर है सी आ जाएगा। कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। ऐसे ही 87 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी सही कर सकते हैं हम। सॉरी, इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है। कॉमन स्टेटमेंट में सही हो सकता है। इसके बाद स्टेटमेंट सेकेंड पढ़ेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ का यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में, ध्यान देना यहाँ पे, अपने नियंत्रण में, कुछ कीवर्ड्स एक्सट्रीम नहीं लग रहा है आपको कि अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं? तो नियंत्रण मतलब कंट्रोल, ऐसा नहीं है। दोनों लोग आपस में मतलब साझेदारी के साथ कोई भी अगर पैक्ट होता है तो उसमें ये थोड़ी ना होता है कि कोई नियंत्रण में ले लेगा, कंट्रोल में ले लेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा एक्सट्रीम है। तब अगर इसको हम एलिमिनेट कर देंगे तो इसका जो आंसर है वो सी आ जाएगा। कथन एक सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। इसके क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। इसमें कथन फर्स्ट कह रहा है कि स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। अगर हमें नहीं भी मालूम है कि जो गोल्ड का एक्सपोर्ट करने में स्विट्जरलैंड किस नंबर पे है, तो इसको थोड़ा रुकेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण रिजर्व है। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है क्योंकि यूरोप में स्विट्जरलैंड वो भी काफ़ी स्मॉल कंट्री है, ठीक है। वहाँ पे वैसे भी जो मिनरल्स वगैरह हैं काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो उससे इसमें तो कह रहा है कि सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व वर्ल्ड में जो है गोल्ड का, स्विट्जरलैंड है। तो थोड़ा एक्सट्रीम कीवर्ड्स है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दें तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। कथन एक सही है किंतु कथन सेकेंड गलत है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है। तो मैंने क्या पहले ही बताया था, जहाँ पे डाटा दिया हो, डेट दिया हो, ओनली लगा हो, तो वो 99% चांस होता है कि वो स्टेटमेंट जो है गलत है। तो इसमें भी यही कह रहा है कि भारत का निर्यात जो है वर्ल्ड में 3.2% है वैश्विक का। ऐसा नहीं है यार, 1.3 या 1.4 के आसपास है, 3.2 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको अगर हम एलिमिनेट कर दें तो सिंपल सा के आंसर पे हम पहुंच जाएंगे। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कथन एक गलत है किंतु कथन सेकंड सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 होम गार्ड्स के बारे में है। इसमें कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट्स, होम गार्ड को होम गार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार, ध्यान देंगे यहाँ पे कीवर्ड्स, होम गार्ड को होम गार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समुत्थापित किया जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो पुलिस है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसमें होम गार्ड कहाँ से केंद्र के अधीन हो जाएगा? केंद्र क्यों नियम बनाएगा होम गार्ड से रिलेटेड? तो होम गार्ड, जब पुलिस जो सब्जेक्ट है वो स्टेट का है तो होम गार्ड भी स्टेट का ही होगा, वो तो उससे नीचे ही आता है। सिंपल कॉमन सेंस
तो इसमें केंद्र का कोई काम नहीं है, तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा, इसको एलिमिनेट कर दीजिए अब। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने की है। हाँ, कॉमन जनरल स्टेटमेंट है, सही है। थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्य के, देखो ध्यान देना, कुछ राज्य मैंने पहले ही कहा था जहाँ पे सम लगा दे, जो वो जो स्टेटमेंट है वो सही होने के चांसेस 99% होते हैं। तो इसमें कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होमगार्ड बटालियनें समुत्थापित की गई हैं। हाँ, हो सकता है कुछ राज्यों ने ऐसा किया हो। तो इसका जो आंसर है आराम से सेकेंड बी हो सकता है, केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। इसमें कह रहा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने, कीवर्ड्स पे ध्यान देना, सभी राष्ट्र मतलब कह रहा है कि सभी देशों ने, तो थोड़ा ऐसा होता है कि सभी जो राष्ट्र हैं वो कम ही सहमत होते हैं किसी चीज़ पे, तो चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की पहली, ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, अभी तक की पहली संविदा सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक संविदा अपनाई है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है, अभी तक की पहली सभी राष्ट्रों ने, तो इसको एलिमिनेट आप कर दीजिए, ये गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है GCM में अधिकथित उद्देश्य और प्रतिबद्धताएं UN सदस्य देशों पर बाध्यकर हैं। तो थोड़ा है कि बाइंडिंग, बहुत एक्सेप्शन, मतलब बहुत कम ही ऐसा होता है जो बाइंडिंग हो, तो ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि बाइंडिंग है, तो ये भी, इसको भी रॉन्ग मानेंगे। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है कि GCM अपने उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास या आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए भी कार्य करती है। खाली इसमें आंतरिक की बात कर रहा है और एक्सटर्नल की बात ही नहीं कर रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो इसका जो आंसर है वो डी आ जाएगा, कोई भी सही नहीं है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे, जो 93 तो प्लेसेस वाला करंट अफेयर, ये तो आप इसको देख लेना आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। हाँ, अभी न्यूज़ में था, किए हैं कुछ, मैंने पहले ही कहा कि कुछ वर्ड लगा हुआ है, मतलब 99% सही होने के चांसेस हैं, तो फर्स्ट कथन हम सही मान लेते हैं। सेकंड कथन पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है अरब शांति पहल, सऊदी अरब की मध्यस्थता, ध्यान देना यहाँ पे, सऊदी अरब की मध्यस्थता। सऊदी अरब आपने नहीं सुना होगा, और कॉमन सेंस भी है, सऊदी अरब मध्यस्थता क्यों करेगा? सऊदी अरब खुद ही इजराइल के साथ सही तरीके से संबंध स्थापित नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे जो सऊदी अरब कीवर्ड्स है ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि USA ने किया था शायद। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको पढ़ लेते हैं एक बार। अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुआ है। तो ऐसा नहीं है, सऊदी अरब ने कोई मीडिएटिंग नहीं की है, क्योंकि उसके खुद ही रिलेशन इजराइल के साथ अच्छे नहीं है सऊदी अरब के। अगर यहाँ पे UAE होता है, UAE, तो चांसेस हो सकते थे सही होने के, लेकिन यहाँ पे सऊदी अरब दिया हुआ है, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि USA ने किया था मध्यस्थता। ये अगर इस सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है C आ जाएगा। कथन एक सही है, किंतु कथन सेकेंड गलत है। आप लोगों ने देखा होगा जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं ये इनको काफ़ी आसानी से आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें अगर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से अगर एक स्टेटमेंट्स में आप कोई कीवर्ड्स ऐसा पकड़ लेते हो जो आपको एक्सट्रीम लग रहा है, अगर उसको आप एलिमिनेट कर देते हो तो आराम से आंसर तक पहुंच सकते हो, क्योंकि सेकंड तो सही होगा। तो ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इनको आप जरूर करिएगा अगर इस बार क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 99 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार कीजिए। उर्वरक संयंत्र, तेल शोधन कारखाने, इस्पात संयंत्र। उपरयुक्त में से कितने उद्योगों के विकार्बन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है? मैंने आपसे कहा था होने की अपेक्षा है, हो सकता है, तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं वो 99% चांस होता है कि वो सही होते हैं। तो इसमें हम तीनों सही हो जाएंगे, तीनों सही हैं, C आंसर इसका आ जाएगा, सभी 3। इसके बाद G20 से ये क्वेश्चन आया था, इसमें भी दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो कॉमन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है जो एक्सट्रीम टाइप का, तो इसमें भी दोनों स्टेटमेंट जो सही हो जाएंगे। इसके बाद 98 क्वेश्चन तो प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो आप लोगों ने देखा ना कि जो कुछ 20 से
25 क्वेश्चन लमसम हर ईयर आते ही हैं, कि जिनमें क्या होता है कि उन क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स एक्सट्रीम दिए होते हैं। अगर उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, उनको एलिमिनेट कर लेंगे, तो आंसर तक आसानी से आप पहुंच सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, बार बार मैं वही वर्ड यूज कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, सम लगा हुआ है, तो वो स्टेटमेंट जो है वो सही होने के चांसेस रहते हैं। जैसे हो सकता है, ये भी कीवर्ड्स ऐसा है जो सही होता है 99%। ओनली है, नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं है, डाटा दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है कुछ। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं वो एक्सट्रीम टाइप के होते हैं, मतलब रॉन्ग होने के 99% चांस होते हैं। तो आप इनको अगर अच्छे से करेंगे तो मुझे लगता है कम से कम 30 से 40 नंबर आप एक्स्ट्रा ला सकते हैं जीएस पेपर में। तो आप ट्राई करिए, प्रीवियस ईयर 1-2 पेपर और देखिए, 22 का देखिए, 21 का देखिए, तो लमसम आपको मिल जाएगा। तो ये जो 2024 का भी 16 जून को जो पेपर है, ये टेक्निक आपको काफ़ी हेल्प करेगी। आपका जो नंबर है जीएस में वो बूस्ट होगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।